What is malnutrition? Malnutrition or undernutrition is a state in which a deficiency either of total energy or of protein or any other nutrient, यानी total energy भी हो सकती है, protein या कोई भी nutrient हो सकता है, it leads to a reduction in this body cell mass and organ dysfunction. तो body cell mass का reduction भी और organ dysfunction develop हो रहा है. ये poor intake की वजह से हो सकता है, poor absorption की वजह से हो सकता है, या increased requirement. So this is the definition of malnutrition. न्यूट्रिशनल सपोर्ट की जो एम्स या गोल्स होते हैं वो होते हैं टू प्रिवेंट एंड ट्रीट बोथ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट आपके लिपिड्स, कार्ब्स और प्रोटीन होते हैं बाय द वे. नाउ हाउ डू यू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस? इसकी एक तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, लाइक आप स्किन फोल्ड थिकनेस ट्राइसेप वाले लेवल पे ले सकते हो या मिड आर्म सर्कमफ्रेंस. लेकिन जो ज़्यादा बेहतर तरीका है वो है सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट. इसमें हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम होता है, दोनों में 4-4 पॉइंट्स होते हैं. नाउ यू हैव टू मेमोराइज इट. आई डोंट नो हाउ बट यू हैव टू. नंबर 1, हिस्ट्री. वेट चेंज ओवर 6 months to 2 weeks to 6 months. 2 weeks acute, 6 months है chronic. तो 2 weeks से 6 months तक वेट चेंज, फूड इनटेक की चेंजेस की कमी तो नहीं हो गई. ओल्ड एज में अमूमन कई दफ़ा होता है ना कि खाना कम कर देते हैं जो वो ज़ईफ़ बूढ़े लोग होते हैं, फ्रेल. तो वो एक इस सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट का पार्ट होता है. फिर है कि कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम तो नहीं है, पेशेंट को गैस्ट्रो इंटॉलरेंस तो नहीं है, एनोरेक्सिया तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तो वॉमिटिंग तो नहीं है, नोजिया तो नहीं है और डायरिया तो नहीं है. एंड चौथा है फंक्शनल इम्पेयरमेंट, जो कि फॉर एग्जांपल फ्रेल्टी का पार्ट है. तो फंक्शनली पेशेंट इम्पेयर्ड तो नहीं है कि उसका चलना फिरना कम हो गया है, एनर्जी लो एक्सपेंडिचर कम हो गया है. ये है हिस्ट्री. ये 4 पॉइंट्स: वेट चेंज, चेंज इन फूड इनटेक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट, प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन. अब इसने मोला लिखा है, इसका LMAO भी तरीका है याद करने का. लाफिंग माई एस ऑफ. LMAO, एल से लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट, जो कि आप चेस्ट और ट्राइसेप्स के लेवल पे देख सकते हो. मसल वेस्टिंग, जो कि आप डेल्ट्स या एंड ग्लूट्स के देख सकते हो. LMA से एसाइटीज़ पे. O से ओइडीमा. इफ़ यू आर ब्रिटिश यू विल से ओइडीमा. O इज साइलेंट. सो ये है तरीके. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए मुश्किल से इक्वेशन है जिसको हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन कहते हैं. इसमें जो BMR है वो कैलकुलेट करने की है, और ये है, इसमें वेट है, हाइट है एंड एज है. वेट, हाइट एंड एज. बट जो एक रादर सिंप्लीफाइड वे है वो है कि आप रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर 25 इंटू वेट से मल्टीप्लाई करें, 25 को वेट से, तो इट गिव्स यू द BMR. अब वो ठीक है कि पेशेंट सेप्सिस में है, बर्न है, कोई और मसले मसाइल हैं, CKD है, तो वो चेंज हो जाती है रिक्वायरमेंट, उसमें आप ऐड करना पड़ता है. लेकिन एक रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर एक नॉर्मल बंदे का अराउंड इतना होता है. असल तरीका हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन या सिंपल फार्मूले के तहत नहीं, बल्कि वो होता है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के थ्रू. और वो आप किस तरह करते हो कि आप वेंटिलेटर के साथ मेटाबॉलिक कार्ड्स लगा लेते हो. मेटाबॉलिक कार्ड्स इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस जो VO2 और VCO2 को मेजर करता है. और आप नीचे एक अजीब सा फार्मूला है, ये जो लिखा हुआ है, ये लगाते हो और आपको रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर पर मिनट मिल जाता है, और उसको आप 24 आवर्स से एक्सट्रापोलेट कर लेते हो. तो लेकिन वी डोंट हैव टू डू दिस इफ वी हैव दिस सिंपलिस्टिक फार्मूला और वी हैव हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन. अब जो ग्लूकोज है ये ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरी पर केजी की एनर्जी पर ग्राम, सॉरी पर केजी कह रहा हूँ, पर ग्राम, आई एम सो सॉरी. सो अराउंड 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इसकी यील्ड होती है. प्रोटीन की भी ऑलमोस्ट 4 होती है और लिपिड की 9.1 होती है. ये 9 करते हैं हम इसको. सो रिमेंबर कि ये इनकी किलो कैलोरी यील्ड है. हाउएवर जो CO2 प्रोडक्शन है वो लिपिड की सबसे कम है प्रोपोर्शनली. सो जिन पेशेंट की CO2 बहुत ज़्यादा हो रही होती है उनमें आप या हाइपरकैप्निक हो रहे होते हैं या COPD के होते हैं या उनको ओबेसिटी हाइपोमेटलिन सिंड्रोम है, उसमें हमने CO2 की प्रोडक्शन भी कम रखनी है, तो आप लिपिड को ज़्यादा ऐड करते हो डाइट में ताकि कम CO2 रिलेटिवली प्रोड्यूस हो. ओके, ये हमारी हो गई एक्सपेंडिचर की बात. एंड आई ट्राई कि ये भी हम देख लें कि रिक्वायरमेंट्स किस तरह होती हैं.
तो फीवर से फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर 10% ऐड होता है BMR, सेप्सिस से 9% ऐड होता है, सर्जरी से 6% और बर्न से 100% अगर 30% या उससे ज़्यादा है बर्न। ओके, नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी 1.5 ग्राम पर केजी पर डे होती है, 1 से 2 रेंज है, लेकिन 2 ग्राम तक की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कैटाबॉलिक है, लाइक सीवियर सेप्सिस है, बर्न्स है, ट्रॉमा है। ठीक है, लिपिड्स और कार्ब्स की हम नॉन प्रोटीन कैलोरीज, आपकी जो कार्ब्स हैं वो 70% ऑफ द नॉन प्रोटीन कैलोरीज और लिपिड्स आपके 30% ऑफ नॉन प्रोटीन कैलोरीज यील्ड करेंगे। और वो आगे आई थिंक यू ऑलरेडी नो, बट मैं आगे कवर करता हूँ उस पर। जो प्रोटीन है उसकी 6.25 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होती है, या 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 0.16 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होती है। एंड व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन बैलेंस। तो जो आपका नाइट्रोजन बैलेंस है वो ये होता है कि आपकी जो 2/3 नाइट्रोजन जो है वो यूरिन से निकलती है और बकिया आपकी निकलती है स्टूल से। ठीक है, और जो स्टूल से निकलती है वो 4 से 6 ग्राम के करीब होती है। अब अगर आपको पता है कि अपने यूरिन में 24 आवर्स में कितना यूरिनरी यूरिया नाइट्रोजन है, तो उसमें आप 4 से 6 ग्राम ऐड कर दें, लेट्स से जस्ट ऐड 4 ग्राम, तो ये आपका टोटल नाइट्रोजन एक्सक्रीशन है 24 आवर्स में। अब आपने नाइट्रोजन इनटेक ले लेनी है कि आपने जितनी प्रोटीन ली है उसको 6.25 से डिवाइड करें, तो आंसर में आपका नाइट्रोजन कंटेंट आ जाएगा। ओके, जैसे 100 ग्राम ली है तो ये कोई अराउंड बन जाएगा 16 ग्राम का नाइट्रोजन कंटेंट। तो अब आपने नाइट्रोजन बैलेंस इस तरह निकालना है कि आपने जो इनटेक ली है नाइट्रोजन की माइनस जो आपका पुराना नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन जिससे आपने पहले फाइंड आउट करती हुई है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन बैलेंस ये आपने पॉजिटिव रखना है, 4 से 6 ग्राम्स का पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं पहले आपने नॉन प्रोटीन कैलोरीज पूरी करनी है, फिर नाइट्रोजन बैलेंस को पॉजिटिव कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन में थायमीन है, और जो थायमीन है वो थायमीन पायरोफॉस्फेट एंजाइम का कोएंजाइम है। ये B1 होता है, और सॉरी पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का ये कोएंजाइम है। और इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो एनारोबिक पाथवे की तरफ जाने लग पड़ती है एनर्जी यील्ड, क्योंकि एरोबिक पाथवे जो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना है ये उसका एंजाइम है मेन, जो पायरोवेट को अंदर घुसाएगा इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, और ये अल्कोहल्स में, अल्कोहलिक में खासकर होता है। ब्रेन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे, क्योंकि ब्रेन ने ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना होता है, ग्लूकोज उसका बेसिक फ्यूल है। अल्कोहलिज्म मैं बता चुका हूँ। इससे वर्निकीज एंड कैफ, लैक्टिक एसिडोसिस, कार्डियोमायोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सब कुछ होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्राई बेरी बेरी होती है, कार्डियोमायोपैथी वेट बेरी बेरी होती है। और प्लाज्मा लेवल्स बेशक आप चेक कर सकते हो थायमीन के, लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट है वो एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एसे है। और विटामिन ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसके अपने प्लाज्मा लेवल्स मेंटेन करने हैं। फिर आपकी ट्रेस एलिमेंट है, और इसमें आयरन है, सिलीनियम है। जो सिलीनियम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये को फैक्टर है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का। तो अगर आप ये नहीं करते तो फिर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है, तो सेप्सिस में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। लिपिड्स में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बतानी थी वो ये बतानी थी कि जो लिनोलिक एसिड है ये एसेंशियल है, ओनली डाइटरी फैटी एसिड जो कि एसेंशियल फैटी एसिड है।
और जब ये नहीं, ये इसकी डेफिशिएंसी हो तो स्केली डर्मोपैथी, कार्डिक डिसफंक्शंस और इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस होती हैं। सैफलावर ऑयल आपने ऐड करना होता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स में ताकि इसकी डेफिशिएंसी ना हो। प्रोपोफॉल 1 किलो कैलोरी पर ml की एनर्जी यील्ड देती है। आपने हमेशा लिपिड वाले में माइनस कर देनी क्योंकि इसकी आपने रिक्वायर जो इससे कैलोरी आ रही होती है लिपिड की। ओके, सो एंट्रल न्यूट्रिशन हमेशा बेहतर होती है। एक होती है ओरल जिसमें आपने कोई ट्यूब भी नहीं डाली होती, बंदा खुद खा सकता है, ये प्रेफर्ड डाइट है, प्रेफर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशनल इनटेक है। अगर इफ़ दैट्स नॉट पॉसिबल फिर आप एंट्रल करते हो। वाई डू यू ऑप्ट फॉर ओरल या एंट्रल? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फूड से जो इंटेग्रिटी होती है ऑफ द इंटेस्टिनल लाइनिंग आपकी वो मेंटेन रहती है क्योंकि इसका ट्रॉफिक इन्फ्लुएंस होता है। और आपके इम्यून डिफेंसेस भी बाउल के मेंटेन रहते हैं जो IgA वगैरह मोनोसाइट्स हैं। और आपके न्यूट्रिशनल जो बल्क है इससे आपके गैस्ट्रिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ये रिलीज़ होंगे गैस्ट्रिक डिस्टेंशन से। और ये भी सारे इनका रोल है गट की इंटेग्रिटी की, बकोजल वॉल की। फिर कुछ ऐसे गट में आप जो चीज़ें लेते हो वो आपके लोकल जो विलाय होते हैं इंटेस्टिनल वो वहीं पे यूटिलाइज़ करते हैं लाइक फर्मेंटेबल फाइबर को फॉर एनर्जी। तो उनकी एट्रोफी हो जाती है अगर आपका फूड नहीं है, ठीक है, इन द गट। तो फॉर ऑल दीज रीजन यू वांट दिस, वरना बैक्टीरिया की ट्रांसलोकेशन होने लग पड़ती है एंट्रल अगर न्यूट्रिशन नहीं है क्योंकि आपके IgA जो डिफेंसेस हैं वो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। हमने देखना है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन के एंट्रल न्यूट्रिशन की कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल इस्कीमिया, आइलियस एंड सर्कुलेटरी शॉक विद हाई डोज वेसोप्रेसर या इनोट्रोपिक, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लो डोज में आप कर सकते हैं जैसे कोई नहीं, लेकिन हाई डोज ऑफ वेसोप्रेसर में नहीं कर सकते। अब आपने हर फार्मूला का ये देखना होता है कि उसकी कैलोरिक डेंसिटी कितनी है। मोस्टली 1 किलो कैलोरी पर ml होती है। लाइक आप ये जो एंश्योर या ये जो लिबर्टी या ये जो यूज़ करते हैं तो उनमें 1 किलो कैलोरी पर ml होता है। आपने उनके हिसाब से डाइट बनानी। जैसे अगर इंश्योर आपने कोई 190 ml ऑफ वाटर में 6 स्कूप्स डालते हैं तो 230 ml की डाइट बनती है और उसमें 230 किलो कैलोरी भी होती हैं। तो दिस इज़ 1 किलो कैलोरी पर ml। लेकिन आपके पास 2 किलो कैलोरी पर ml वाली डाइट भी होती है और उन लोगों के लिए होती है जो जिनको आपने वॉल्यूम कम रखना है या CKD है उस तरह के लोगों में आपको एक हाइपर ऑस्मोलर डाइट है जो चाहिए होती है। तो हमारे पास यूजुअली 1 किलो कैलोरी पर ml, लेकिन हमारे पास 2 किलो कैलोरी पर ml वाली भी होती है जो कि हम CKD वाले मरीज़ों में देते हैं। एक और चीज़ ये है कि जो जहाँ पे N लिखा होता है वो हाई नाइट्रोजन होता है। ओके, राइट। अब हम आगे आते हैं कि हमने किस तरह निकालना है। तो अगर एक पेशेंट है, लेट्स से उसका नॉर्मल 70 kg है वेट, तो 70 kg का जो वेट का पेशेंट है उसको आप 70 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, BMR आ जाएगा एंड इट कम्स अबाउट 1875। हम इसको राउंड ऑफ करके 2000 किलो कैलोरीज में कर लेते हैं। अब 2000 किलो कैलोरीज की जो 70% है वो कहाँ से आएगी? तो 0.7 इंटू 2000, दैट मीन्स कि 1400 किलो कैलोरीज कार्ब से आएंगे। अगर आपने ग्राम्स में निकालना है तो आप इस 1400 को बाद में डिवाइड भी कर सकते हो 4 से, क्योंकि 1 ग्राम में 4 होता है ना किलो कैलोरी। ठीक है, और जो 600 किलो कैलोरी रह गई हैं वो लिपिड से आएंगी और प्रोटीन को आप अलग ऐड करो, यानी इसमें से जितनी प्रोटीन ऐड हो गई है वो हो गई जो आप फार्मूलाज दे रहे हो। जो बाकी प्रोटीन रह गई, जैसे लेट्स से कि आप इंश्योर दे रहे हो तो इंश्योर की 2000 किलो कैलोरी देती है, तो आप 30 ग्राम तक प्रोटीन दे चुके होगे जब आप उसमें 2000 ml 1 किलो कैलोरी पर ml और 2000 ml दे दोगे 2000 किलो कैलोरी। जो प्रोटीन रह जाएगी इतने स्कूप्स में जितनी आप ऐड करके चेक कर लोगे, अब जो रह गई रिक्वायरमेंट में, जैसे रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है और आप 30-40 ग्राम दे चुके हो तो बकाया 60 ग्राम आपने किसी तरह से पूरी करनी है। वो आप प्रोटीन ओनली भी दे सकते हो डाइट, जैसे बेनी प्रोटीन है फार्मूलाज, या आप और तरीक़ों से डाइट में भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपका बड़ा सिंपल सा एंट्रल न्यूट्रिशन है। फाइबर जो होते हैं वो फर्मेंटेबल भी होते हैं और नॉन फर्मेंटेबल भी होते हैं। जो फर्मेंटेबल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जो वायबिलिटी में गुजा की रहे, क्योंकि उनको फर्मेंट करके जो बैक्टीरिया हैं वो कोई ना कोई प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में,
जो कि एनर्जी सोर्स में कुजल सेल्स की होती है। जो नॉन फर्मेंटेबल फाइबर होता है वो बल्क के लिए होता है, ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो, स्टूल को बल्क देता है। तो आपने दोनों ऐड करने होते हैं। लिपिड में आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लाजमी देने, जो भी आप लिपिड की डाइट दे रहे हो, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए, जो कि बेहतर फैट्स होते हैं। जो कि सैचुरेटेड फैट्स हैं वो वर्ड्स हैं जो कि आपके मिल्क डराइव्ड या एनिमल डराइव्ड होते हैं, जिसमें आपका घी होता है या देसी घी होता है, कोकोनट ऑयल होता है, दूध होता है, दही होती है। इस तरह के सारे जो फैट्स हैं ना, दे आर बैड फैट्स। फिर कंडीशनली एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आर्जिनिन है, जो कि मल्टी सिस्टम ट्रॉमा में डिप्लीट हो सकता है। इसका वूंड हीलिंग में बहुत बड़ा रोल है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है तो ये हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। इट इज़ हार्मफुल इन सेप्सिस। तो आपने आर्जिनिन कंटेनिंग डाइट सेप्सिस में नहीं देनी। दूसरा कार्निटीन है, जो कि फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया पे ट्रांसपोर्ट करता है। फैटी एसिड्स की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ताकि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो सके। जो हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट्स होती हैं, इनमें कार्निटीन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें मायोपैथीज आपने नोट किया होगा। लिनोलिक एसिड जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स है, क्या होगा? मायोपैथीज इसकी डेफिशिएंसी में। डर्मोपैथी, मायोपैथी, अगेन कार्निटीन डेफिशिएंसी, फैटी एसिड रिलेटेड मायोपैथी। क्यों? क्योंकि जो फैट्स हैं ये एसेंशियल होते हैं हार्ट के लिए। हार्ट की जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ना, जो हम आम तौर पे नहीं कोई हैवी एक्टिविटी नहीं कर रहे, आम आपकी जो रेस्टिंग हार्ट अपना यूटिलाइजेशन है वो फैट्स के थ्रू करता है। तो अगर फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन में मसला हो या एसेंशियल फैटी एसिड ना हो, लाइक लिनोलिक एसिड, तो मायोपैथी इन्वॉल्विंग द हार्ट एज वेल एज स्केलेटल मसल, लेकिन हार्ट स्पेशली। ओके, अब फीडिंग रेजीम आपको मैंने बनाने का पूरा तरीकाकार बता दिया। लेट्स एंड वी विल मूव ऑन टू कि जब आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स डालोगे, रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज टेस्ट विद एक्सरे। एक्सरे की जब तक आपने नहीं कॉन्फर्मेशन कर ली, लाजमी एक्सरे नहीं है तो जब तक नहीं है आप फीड नहीं स्टार्ट करते। सो एक तो तरीका है कि आप नेज़ोगैस्ट्रिक कर दो। नेज़ोगैस्ट्रिक अगर फीड इंटॉलरेंस हो रही है तो आप इसको नेज़ो ड्यूडेनल या नेज़ो जुजिनल भी कर सकते हैं, उसको मज़ीद एडवांस करके। वो ख़ास ट्यूब होती है जो कि ड्यूडेनल में एडवांस आप करते हो, और इसका फ़ायदा ये है कि इससे फीड की टॉलरेंस लगती है। लेकिन अब आप हाइपरटोनिक चीज़ें नहीं दे सकते। अब आप 1 किलो कैलोरी पर एम दोगे और बहुत ज़्यादा बोलस फीड नहीं दोगे, स्लो फीड्स दोगे, क्योंकि ड्यूडेनम में जमा नहीं हो सकता फूड, बहुत ज़्यादा रेजरवॉयर नहीं है वो। ठीक है, और उसके अलावा आपकी गेस्ट्रोस्टमीज़ हो सकती हैं, फीडिंग जुजोनोस्टमीज़ हो सकती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। फीड ट्यूब की ऑक्लूजन हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। रिगर्जिटेशन हो सकती हैं इनटू माउथ एंड एयरवेज, एंड डायरिया हो सकता है ये। ठीक है, अगर ट्यूब की ऑक्लूजन हो गई है तो आपने उसको वाटर से फ्लश करना है, वार्म वाटर से। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप पैनक्रियाटिक एंजाइम यूज़ करते हो, जिसको वायोकेस कहते हैं, और इससे ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ हो जाती है। अगर ये नहीं हो सकता फिर या तो वायर डाल के उसको खोलो या आप रिप्लेस कर दो। आप अगर फीड इंटॉलरेंस है तो आपने प्रोकाइनेटिक एजेंट देने होते हैं। आपको ये पता है कि कितना वॉल्यूम आप डिटरमिन करोगे कि फीडिंग इंटॉलरेंस है। ठीक है, तो ये 200 से 250 ml होता है। इसने मरीनों ने इवन 500 ml तक का कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। 200 से 250 ml है जिसमें आप, इससे अगर कम है तो इट्स ओके। और जब भी रिगर्जिटेशन हो आपने 45 डिग्री पे बेड को एलिवेट कर देना है, और आपने कोशिश करनी है ट्यूब को आगे स्मॉल बाउल में एडवांस करके स्टार्ट करो फीड। और प्रोकाइनेटिक थेरेपी में फर्स्ट लाइन इज मेटोक्लोप्रामाइड 10 mg TDS, बल्कि QID 10 mg QID, और सेकंड लाइन है एरिथ्रोमाइसिन 200 mg BD। और आप फिर अगर ओपियोइड का सोच रहे हो तो एंट्रल नैलोक्सोन भी दे सकते हो 8 mg QID। वो तब है अगर आपका स्पेशली ओपियोइड्स का रोल है। भाई तो मैं वो ये भी पूछ सकते हैं कि एंट्रल फीड किस टाइप के। तो एक तो हॉस्पिटल प्रिपेयर्ड फूड्स होते हैं जो आपको पता है क्या क्या होते हैं, लिखे हुए हैं, हार्ड बॉयल्ड एग्स, मिल्क पाउडर, सोया मेज़,
ये चीप है, इनका फ़ायदा है, लेकिन ये अनप्रडिक्टेबल माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो जो पॉलीमेरिक प्रेपरेशन होती हैं ये इंटैक्ट प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट देती हैं और इनको डाइजेशन की ज़रूरत होती है। इनमें फाइबर भी होता है, इनमें एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, ठीक है। और यूजुअली ये लैक्टोज फ्री होती हैं। और जो एलिमेंटल हैं वो होती हैं जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होते हैं रेडिली, लाइक प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड, लिपिड्स मीडियम चेन लाइक ट्राइग्लिसराइड्स में ब्रोकन डाउन है, कार्बोहाइड्रेट्स मोनो या डाइसेक्राइड्स में है। ये वो होते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और ये उनमें होते हैं जिनमें या तो पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी या सीवियर मैल एब्जॉर्प्शन है। तो नॉर्मल जो हम देते हैं वो पॉलीमेरिक प्रेपरेशन देते हैं, ये जो इंश्योर और लिबर्टी वगैरह है, ठीक है। डिजीज़ स्पेसिफिक फार्मूला है, जैसे लिवर डिजीज़ वाले हैं जिनमें सोडियम कम होता है, अमीनो एसिड ऑल्टर्ड होते हैं ताकि इनकैफ ना हो। रीनल डिजीज़ के ख़ास है जिनमें लो फॉस्फेट और पोटेशियम होता है और 2 किलो कैलोरी पर एम एल यानी हाइपर ऑस्मोलर फीड होती है। और रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आप ऐसी डाइट देते हो, मैं बता चुका हूँ, जिनमें हाई फैट कंटेंट हो ताकि CO2 प्रोडक्शन कम हो। फिर लास्टली हमारी है पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो आपके फार्मूलाज किस तरह के हो सकते हैं। हम बात सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें 10%, 20%, 50% तक हो सकता है। तो एनीथिंग 20% और अबव कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो ग्लूकोज है, सॉरी डेक्सट्रोज इन वाटर, यू हैव टू गिव बाय सेंट्रल लाइन। और 20% का मतलब होता है 200 ग्राम होंगे 1 लीटर में, यानी 800 कैलोरीज आ जाएंगी। तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट कितना वॉल्यूम उसका चलता रहेगा। और आपने बोलस नहीं देना, 24 आवर्स का कैलकुलेट करके ख़ास रेट के ऊपर देते जाना है, राइट। यही कुछ अमाइनो एसिड्स में, इट्स वेरी सिंपल। अमाइनो लिपाड, अमाइनोसिन वगैरह। अब ये 5% भी आते हैं, 10% भी आते हैं। तो जो 10% होगा, और ये अमूमन 500 ml के होते हैं, तो जो 10% होगा उसमें 100 ग्राम 1 लीटर में है, तो 50 ग्राम 500 ml में। तो इस तरह करके आते हैं और आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी इसी तरह स्लो स्लो चलाते रहते हैं अलहदा से। और लास्टली आपका होता है लिपिड। तो जो 10% वाला लिपिड इमल्जन है जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड है, वो आप आराम से सेंट्रल लाइन दे सकते हो। और वो 1 किलो कैलोरी पर एम एल उसकी एनर्जी यील्ड होती है। वो 100 ml में भी आता है, 500 ml में भी आता है। तो अगर मिसाल के तौर पे जो मैंने 75 kg वाला पेशेंट बनाया था जिसकी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट थी, 1400 कार्ब से आनी थी, उसकी जब 600 है वो फैट से आनी है, तो आपने डेली का 600 ml देना है 24 आवर्स में। तो 600 को 24 से डिवाइड करो, वो आपको रेट दे देगा जो कि प्रोबेबली शायद आए अराउंड 25 ml/आवर, ठीक है। इतना को राउंड बन जाएगा। तो 24 आवर में 600 ml चला जाएगा, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपने किस तरह देना है। तो ये 10% लिपिड और जो आपके 5% अमाइनो एसिड्स हैं ये आराम से पेरिफेरल लाइन से जा सकते हैं। बट जो आपका 20% और मोर का जो डेक्सट्रोजन वाटर है वो सेंट्रल लाइन के थ्रू जाएगा, राइट। ये हमारे हो गए। और आप आराम से जो है, और मल्टी वाइटामिन जो ट्रेस एलिमेंट्स आप लेते हैं, तो कि सेलेनियम पे नज़र रखनी है ख़ास, जो कि डिप्लीट हो सकता है इन सब से, और उससे मायोपैथी डेवलप होगी, हार्ट, स्केलेटल मसल। टीपीएन की रिजीम आप आराम से बना लोगे, मैंने जो तरीका बताया उससे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस हो सकती हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कैथेटर गलत जगह हो सकता है, परफोरेट कर सकता है एसवीसी की वॉल। फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लिकेशन में हाइपरग्लाइसीमिया है जिसकी वजह से इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये अब आपकी रीफीडिंग वाली चीज़ें हैं। रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, यानी चारों इलेक्ट्रोलाइट के कम हो रहे हैं। और ये मोर्टेलिटी की बड़ी रीज़न हो सकती है रीफीडिंग, तो इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना होता है। ऐसे पेशेंट और इसको लंबी देर के लिए कोई फीड नहीं गई, ठीक है। फिर हाइपोकलीमिया, इलेक्ट्रोलाइट मसले, हाइपर कैपनिया क्योंकि CO2 ज़्यादा हो जाएगी जो मेटाबॉलिज्म से हो रही है। और जो लिपिड कॉम्प्लिकेशन है वो हेपेटिक स्टेटोसिस, कोलिस्टेसिस भी हो सकता है। और जो बैक्टीरिया है गट के, वो ट्रांसलोकेट करके जो है वो बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं एंड सेप्सिस इवेंचुअली, क्योंकि एंट्रल फीड नहीं हो रही, राइट। अगर कोई आपसे पूछे कौन सी चीज़ आप सेंट्रल लाइन पे देंगे, तो जिस भी चीज़ की 1000 से ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी होगी, नीचे इसने लिखा हुआ है कि अगर आप 3% अमाइनो एसिड को 20% एक्सट्रोज में देते हैं तो 500 ऑस्मोलैरिटी के करीब बन जाता है।
मोर और लेस। अच्छा ये बाय द वे इसने गलत लिखा है, क्योंकि 20% डेक्सट्रोज की तो इटसेल्फ 1080 ऑस्मोलैरिटी होती है, तो ये आई थिंक इसने गलत लिखा है। बल्कि नहीं नहीं नहीं, सही लिखा है। वो इस तरह कि जब 20% डेक्सट्रोज को आप 3% अमाइनो एसिड में देंगे तो 3% अमाइनो एसिड उसको डाइल्यूट कर देगा। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में अब 1.5% अमाइनो एसिड्स हैं, और वो क्योंकि आपने हाफ मिक्सचर किया ना, हाफ एंड हाफ कर दिया है, तो 20% डेक्सट्रोज 10% डेक्सट्रोज हो गई है, और अमाइनो एसिड जो कि 3% से 1.5 हो गए हैं, तो वो ऑस्मोलैरिटी 500 के करीब हो गई है। ठीक है, तो इस तरह आप मिक्स कर सकते हो। उसके बाद वो ये कह रहा है कि इसमें आप लिपिड इमल्जन भी ऐड कर सकते हो। तो आप चीज़ों को मिक्स करके भी दे सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग चलाने के चक्कर में हूँ। दैट्स इवन बेटर। आप बाय द वे जो ऑस्मोलैरिटीज़ हैं ये इंटरनेट में बहुत आसानी से लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स हम इस तरह करते हैं, हम मिक्स नहीं करते, हम 3 वे के थ्रू ना चीज़ों को चला देते हैं एक ही ल्यूमेन में, एक ही रेट के ऊपर, तो वो खुद ही आगे जाके एक दूसरे को डाइल्यूट करती जाती हैं। द पॉइंट इज़ कि आप इंटरनेट पे जाके जो चीज़ें दे रहे हो उसको आप लिखते हो, वो आपको आराम से ऑस्मोलैरिटी निकाल देता है। ठीक है, इसके फार्मूलाज भी हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, बट आपको पता होना चाहिए कि 1000 मिली ऑस्मोल से ऊपर चीज़ होगी तो वो सेंट्रल लाइन के थ्रू जाएगी, अदरवाइज वो पेरिफेरल लाइन के थ्रू जाएगी। फिर भी जो रफली 10% लिपिड सोल्यूशन है उसकी कोई 300 के करीब ऑस्मोलैरिटी होती है, 10% अमाइनो एसिड की अराउंड 900, तो दोनों चीज़ें सेपरेटली पेरिफेरल लाइन से जा सकती हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हो तो इवन ऑस्मोलैरिटी और कम हो जाती है डेक्सट्रोज के साथ अगर मिक्स करते हो, क्योंकि वो वाटर वाटर करके कैंसल आउट करता है। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दैट। और आई थिंक कि न्यूट्रिशन इज़ सफिशेंट, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। रीफीडिंग को ज़रूर देख लेना। लेट मी चेक इफ़ एनीथिंग इज़ लेफ्ट। रीफीडिंग ये आ गई। इसको पढ़ लेना इस पैराग्राफ को पॉज करके, बट जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें ये वही चीज़ें हैं। फिर आगे ओवर फीडिंग भी प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्लिकेशन है। यूरीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, फैटी लिवर, हाइपरकैप्निया, फ्लूइड ओवरलोड, हाइपरग्लाइसीमिया, बार बार इसके बारे में बताया यार, ये कॉम्प्लिकेशन रट लेना, बार बार अपने आपको बताना ये। ठीक है, फिर एस्पिरेशन, डायरिया, फीडिंग इंटॉलरेंस। ठीक है, और आगे ये लिवर के ऊपर जो कुछ कर रही हैं टीपीएंस, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, नीचे लिखा हुआ है। सो दैट्स अबाउट इट। यस, मैं देख रहा हूँ फिर भी कोई अगर चीज़ रह जाए। फॉर्मुलेट आप कर लोगे डाइट को। ओके दैट्स इट।